छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा में नक्सलियों की राजधानी माने जाने वाले पहाड़ी करेकुट्टा से नक्सलियों की सफाई के बाद अब छत्तीसगढ़ से नक्सली समाप्ति की ओर है। ऐसे में एक ओर जहां नक्सलियों को चुन चुनकर मारा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों के खत के बाद विकास की नई तैयारी करने की भी कोशिश तेज हो गई है। इसी कड़ी में लगातार सरकार से जुड़े लोग बस्तर का दौरा कर विकास की संभावनाओं को गति दे रहे हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री का दौरा और अब गृह मंत्री ने सुकमा जाकर पुनर्वास नीति की समीक्षा कर नक्सलियों के छत्तीसगढ़ से रुखसती का संदेश दिया है। अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ किया है कि नक्सलियों से एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। सरकार का ये इरादा बताता है कि नक्सली खात्मे के बाद सरकार का रोड मैप तैयार है। कहीं भी हो एक एक इंच तक भारत का संविधान लागू होगा, इसमें कहीं किसी को कोई संशय होना नहीं चाहिए। कितना बड़ा उनका जखीरा वहाँ पर था, बहुत बड़ा अभियान हमारे जवानों ने किया है। उन जवानों के शौर्य को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इधर इस तरीके के सरकार की ओर से आ रहे बयानों पर हमेशा की तरह सियासत जारी है। पहले मुख्यमंत्री का नक्सलियों को लेकर दिया गया बयान और अब विजय शर्मा के इरादे बताते हैं कि नक्सलियों से जमीन लेकर बस्तर में विकास को गति दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस को इस इरादे पर शंका है। कांग्रेस का हर बार की तरह आरोप है कि औद्योगिकरण के जरिए कुछ विशेष लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए नक्सली खात्मा किया जा रहा है। एक एक इंच जमीन किसके लिए खाली कराएंगे? अभी तक तो आपने बैलाडीला के पहाड़ को आर्सेलर मित्तल को बेच दिया, रुंगटा स्टील को बेच दिया, 3 खदानें तो आप लोग बेच दिए। आहलद्दी की खदानें कांकेर में उनको बेच दिए, 4 खदानें तो आप बेच दिए, और कितने खदानें बेचने वाले? पहले तो बता दो। बस्तर के माइंस को, बस्तर की खनिज संपदा को और आगे कितने बेचने वाले हो? और इसमें जो जमीन खाली कराने की बात कह रहे हैं, वो अडानी और अंबानी आएंगे कि नहीं? ये जमीन खाली कराने के बाद इशारों में ये अडानी और अंबानी के लिए खाली कराने की बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ सिर्फ बाकी तो बहाना है, खनिज संसाधन इनका निशाना है। एक और सरकार जहां लगातार नक्सली ऑपरेशन के जरिए नक्सलियों को छत्तीसगढ़ से ऑल आउट करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर नक्सली मिन्नतें करते हुए शांति चाहते हैं। नक्सली शांति वार्ता के लिए पत्र लिख चुके हैं। ऐसे में शांति वार्ता के लिए सरकार तैयार तो नहीं दिखती और इसलिए उसकी तैयारियां नक्सलियों को पूरी तरीके से खत्म कर उनकी जमीन पर विकास की फसल उगाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। में आपका स्वागत है। और अब छत्तीसगढ़ में वो सुबह का सूरज उगने वाला है जिसमें हमें यह सुनने को मिलेगा कि नक्सली आज से छत्तीसगढ़ में खत्म हो गए हैं। ऐसे में हमें नक्सलियों के खात्मे के लिए जो प्रयास करने हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन नक्सली के खात्मे के बाद अगला कदम क्या होगा, उसकी चुनौतियां क्या है, और उसमें राजनीति भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि केरगट्टा के पहाड़ी में जीत के बाद अब ऐसा लग रहा है कि नक्सली सिमट गए हैं, खात्मे की ओर हैं। लेकिन जिस ढंग से विकास के लिए बातें कही जा रही है उस पर भी कांग्रेस के सवाल हैं। क्या औद्योगिकीकरण किया जाएगा और क्या नक्सलियों के जाने के बाद वहां पर निजी कंपनियों का राज होगा? इस तरीके के सवालों के बीच ये सियासत जारी है। उसी पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भाई अगर नक्सली खत्म हो गए हैं तो विकास कैसे शुरू हो रहा है। चर्चा शुरू करेंगे उससे पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में जानकार की भूमिका निभाते हुए नक्सल मामलों के एक्सपर्ट मिथिलेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अभय राय जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि हमने बताया कि गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार बस्तर का दौरा कर रहे हैं और आज भी जब वो दौरे पर थे तो सुकमा में उन्होंने चीज़ों की समीक्षा की, पुनर्वास नीति की समीक्षा की, और जो बातें कही हैं उससे लगता है कि एक एक इंच ज़मीन लेंगे और एक एक इंच ज़मीन तक संविधान लागू करेंगे। इसका मतलब साफ है कि नक्सली खत्म होने के बाद संविधान का राज स्थापित होगा बस्तर में। क्या है इस पूरी बात का मकसद और ये बात क्या बताती है, तौकीर जी से ही शुरुआत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तौकीर जी, बीजेपी ने दावा किया कि भाई 2026 तक नक्सली यहाँ से रुखसत हो जाएंगे, वो हो रहा है,
पर आगे का प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, शंकाएं उठ रही हैं, क्या करने वाली है सरकार? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सरकार की जो एकदम स्पष्ट नीति है वो यही है कि नक्सली बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। जो इनका एक रेड कॉरिडोर है, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो हमारे लगे हुए जो प्रदेश हैं, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो आपका बिहार हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, ये सभी जितनी सीमाएं हमारे से लगी हुई है, जो इन्होंने एक नक्सली कॉरिडोर जो बनाया था उसको ख़त्म करना आवश्यक था और उसके लिए केंद्र शासन ने एक पहल कर दी थी। और उसकी पहल का ही ये नतीजा है कि उन्होंने एक तारीख भी जो निश्चित की थी कि 2026 में मार्च तक हम ख़त्म कर देंगे। तो इसका ये नतीजा भी देखने को मिल रहा है कि आज लगभग 60% से ज़्यादा नक्सली जो है भागते खात्मा हो चुका है। अब 35-40% अगर बचे हैं तो वो भी लगभग खात्मे कागार पे हैं। तो ये अच्छी बात है, इसकी पहल किया जाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि नक्सलियों ने ज़मीनों को कब्जा करके भी रखा था, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो बाहुबली रहते हैं वो अपने आप को तो बाहुबली समझते तो हैं, बाहुबली हरकत भी करते हैं। तो जो बाहुबली हरकत करते हैं वो सबसे पहले ज़मीनों को, महंगी ज़मीनों को या आसपास की ज़मीनों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो ये उन्होंने हरकत की थी, तो उसी के परिप्रेक्ष्य माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हमारे माननीय विजय शर्मा जी ने बहुत अच्छी पहल की है और बोला है तो गलत नहीं है, लेकिन उसकी बात को दूसरी तरफ रुख करने का ये उद्देश्य दिखता है कि ये हर बात को सिर्फ विरोध करने की राजनीति के तहत इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं। आपको पता होना चाहिए दीपक बैद जी कि हम अगर बात कर रहे हैं नक्सलियों की सफाई की, तो वहां तो विकास आएगा, विकास तो रुकेगा नहीं। आपने जब इतने वर्षों में भी कोई कल तो नक्सली समस्याओं का कोई निराकरण नहीं कर पाया, तो हमने अगर पहल की और हमने एक तारीख निश्चित की है तो ये बात को आपको भी मानना पड़ेगा। कहीं आप एक तरफ तो आप समर्थन करते हैं कि बिल्कुल हाँ, नक्सलियों का समूल नष्ट होना चाहिए, नक्सली सफाई होना चाहिए, फिर दूसरी तरफ से ऐसा क्यों आता है हर बार बयान? कभी आपके भूपेश बघेल जी उनके समर्थन में बयान दे देते हैं या प्रश्न कर देते हैं संवैधानिक पद में होने के बाद, और उसके बाद आप भी इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं। ये नीति और नीति क्या है? एक तरफ आप समर्थन करते हैं, एक तरफ गलत विरोध भी करते हैं। ये दो गली नीति जो है आपको खत्म करनी पड़ेगी। हमने जैसी स्पष्ट नीति बनाई है, अगर नक्सली आते हैं, सरेंडर करते हैं, हम बिल्कुल उसका स्वागत करते हैं और बिल्कुल उसकी जो हमारी जो नीति है नक्सल जो सरेंडर करते हैं उनके लिए जो नीति है वो उसके लिए पालन कर रहे हैं और सरेंडर भी कर रहे हैं। और जो नहीं कर निकल रहा है वो तो 6 चिट्ठी लिख चुके हैं। देखिए, ये राजनीति है, इसको समझना पड़ेगा। ये एक तरह की राजनीति है, वो कूटनीति कर रहे हैं। अभी खबर आ रही है कि नक्सली समर्थक राहुल गांधी से अभी भेंट करें और राहुल गांधी उनका समर्थन कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि तेलंगाना को आगे करें। इसका मतलब क्या हुआ? तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है भाई साहब। इसके कारण से वो सॉफ्ट कर्नर लेते हुए चल रहे थे। सॉफ्ट कर्नर कौन लिया? 1967 से निकला हुआ नक्सलवाद जो है, नक्सलबाड़ी से निकला हुआ, उसको समर्थन जो है आपकी कांग्रेस की पार्टियों ने करता रहा। ये आज दिखावा दिख रहा है। अब पहले आपने हमेशा करा कि उनका विरोध करते रहे, लेकिन उसे पाला पोसा। आप बताइए, कर्रे गुट्टा में इतनी बड़ी फैक्ट्रियां निकली, हथियारों की फैक्ट्रियां निकली है, 4 लेथ मशीनें निकली हैं और उसके अलावा 450 से बंकर जो ज्यादा बंकर निकले हैं, 250 ज्यादा बंकर हमने नष्ट किया है। 450 ज्यादा आईडी जो है हमने पकड़ी है, कई आईडी को नष्ट किया है। 24 बार मुठभेड़ में हुई है, जिसमें से तो जो 31 नक्सली मारे गए हैं और आप उसमें प्रश्न करते हैं। बड़ी अजीब बात। एक तो इतनी बड़ी कई किलोमीटर की पहाड़ी जिसमें सीमा लगी हुई है, आंध्रा और तेलंगाना की भी सीमा लगी हुई है, इसी कारण से कुछ नक्सली भागे जरूर हैं, लेकिन हम फिर भी हमारी जो रीति नीति साफ है। हम बिल्कुल उसको स्पष्ट बता देना है कि हम बख्शने वाले नहीं है। जमीन को साफ करेंगे और जमीन साफ करने के बाद वहीं के जो हमारे लोकल उद्योग हैं, लोकल जो हमारे ग्रामीण हैं, उसी को हम बढ़ावा देने जा रहे हैं। लेकिन आप अपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए मुद्दे को मत भटकाइए। ठीक है, अभय राय जी, आपने सुना तौकीर जी कह रहे हैं कि भाई हम तो लोकल उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे, कोई मल्टीनेशनल कंपनी बड़ी नहीं आ रही है, कोई अभी एकदम औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा है। लेकिन कांग्रेस आशंका के एक आड़ में जो सवाल है वो इस तरह से वो उठाती है कि नक्सलियों को थोड़ी सह मिल जाती है, ऐसी बातें आती है। क्या कहेंगे? मोहन तिवारी जी, मैं सबको नमस्कार करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक समय दिया था कि नक्सलाइट को हम इस तारीख तक समाप्त कर देंगे। 2026 और मार्च के महीने में नक्सलाइट हिंदुस्तान से और छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएंगे जी। उसका भी स्वागत है उनके बयान का। उससे पहले भी वो 3 बार बयान दे चुके हैं। 2014 में दे चुके हैं, 2019 में दे चुके हैं। हर बार वो 2 साल का समय देते हैं। अभी 15 महीने की सरकार में, छत्तीसगढ़ की सरकार में एक बहुत विशेष रणनीति से काम हुआ, जिसमें केंद्र का पूरा सहयोग मिला। सभी
सीमावर्ती राज्यों का, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, सबका सहयोग मिला और एक सधी हुई रणनीति, एसपीओ, बस्तर बटालियन, डीआरजी और आर्म्ड फोर्स जो सेंट्रल के हैं, और छत्तीसगढ़ पुलिस में एक नक्सल विशेष दस्ता है जिसपे हमारे पी सुंदरराज जी काम कर रहे हैं, हमारे तमाम और जो आईजी साहब लोग काम कर रहे हैं। सबने एक रणनीति बनाकर जो हमला किया, तो छत्तीसगढ़ में हम लाल आतंक को ढकेलने में सफल हो गए। अब पूरे गुट्टा का एक पहाड़ जो उनका ऐशगाह बना हुआ था, जो उनकी राजधानी बना हुआ था, जिसमें चारों तरफ थे, कई राज्यों से आने के रास्ते थे, उसको महीने भर घेर के जिस तरह हमारे जवानों ने वहां मुकाबला किया, और आज वो चिट्ठी लिखने पर 1, 2, 3, 4, 5 चिट्ठी लिखने पर मजबूर हुए, ये कहीं ना कहीं एक सफल रणनीति है। अब मैं राजनीति की बात पे आता हूँ। लगातार मुख्यमंत्री जी जब भी बात करते हैं, दिल्ली जा रहा हूं बस्तर का रोड मैप लेकर, गृह मंत्री जी जब भी दिल्ली जा रहे हैं बस्तर का रोड मैप लेकर, अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं सीधे बस्तर में जाके कैंप करते हैं। आखिर बस्तर के प्रति इतना लगाव इस 16 महीने में आपको क्यों हो गया? क्योंकि वहां खनिज है, क्योंकि वहां संपदा है, नहीं वहां जनता भी तो है, छत्तीसगढ़ की खान है वो संपदा। आपने 3 खदानें 4 खदानें बेच दी, आप एनएमडीसी को बेचने को तैयार बैठे हैं, जनता के दबाव में बयान देते हैं कि नहीं अभी हम नहीं बेच रहे हैं। अरे अभय जी, आप किस प्रकार से बात करते हैं? आपको ये बताइए कि आप दूसरी तरफ मोल्ड क्यों कर रहे हैं विषय को? भाई साहब, अगर कहीं नक्सली सफाया होता है तो वहां का विकास होता है ना। बीच में टोका टाकी हम लोग नहीं, बीच में टोका टाकी नहीं, गलत बात करेंगे तो टोकूंगा अभय जी। विकास की बात जब होती है तो इस प्रकार से बातें नहीं करते आप। इस प्रकार से क्या आपका मुद्दा क्या है, ये बताना चाह रहे हैं? अभय राय जी मित्रों का समर्थन कर रहे हैं, नक्सली मित्रों का समर्थन कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं क्या? आपके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव ये बताना चाह रहे हैं, ये दिखता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए। ठीक, हाँ बात पूरी करिए अभय राय जी। पूरे प्रदेश का औद्योगिकरण को अडानी और अंबानी को सौंपने की तैयारी। आपको सिर्फ एक ही विषय दिखता है और अडानी अंबानी और कोई विषय नहीं दिखता, क्योंकि आप लोग एंडरसन जैसे लोगों को पालना पोसना जानते हैं और यहाँ से प्लेन लेकर भगाना जानते हैं आपके लेकिन इस प्रकार से बातें करके आप अपने देश के जो स्वदेशी हमारे व्यापारी उसका विरोध करते हैं, ये आपकी नीति है। यही बताता है कि आपकी सोच किस प्रकार से जाके बैठ जाते हैं माओवादियों के साथ। दोनों से लेंगे लेकिन अब पहले मिथिलेश जी को सुन लेते हैं। ठीक है, मैं मिथिलेश जी, ये कुछ आशंकाएं हैं जो विपक्ष लगातार उठा रहा है, हालांकि इधर से डिनाई भी किया जा रहा है कि भाई एकदम से ऐसा कोई औद्योगिकरण का कदम नहीं उठाया जाएगा, लेकिन इन आशंकाओं के बीच जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? मैं दूंगा अभय राय जी, मौका दूंगा जी। क्या ठीक, चलिए अभय राय जी पहले बोल दीजिए, चलिए क्या बोलना। मेरा जो सवाल है जी कि अचानक गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम जमीन खाली करा रहे हैं। आज तक आप भी पत्रकारिता में हैं, कभी किसी नक्सलाइट ने जमीन कब्जा किया? जमीन पे वो काबिज शब्द नहीं, वो एक युद्ध की भाषा में बताया उन्होंने। जो कब्जा था युद्ध की भाषा में जैसा कहा जाता है कि वो जमीन जो नक्सलियों के पास थी वो मुक्त कराई ली जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का है, कब्जा तो जिला प्रशासन का है, कब्जा तो राजस्व विभाग का है। ये जो नई बात शुरू की इन्होंने कि हम जमीन खाली करा रहे हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं, ये मिथिलेश जी से पूछ लेते हैं इस कारण से। ठीक है, मिथिलेश जी, ये जो बातें कही जा रही है इस कारण से ये आशंका बन रही है कि नक्सलियों से 1-1 इंच जमीन खाली करा ली जाएगी। क्या कहेंगे? क्या ये बताता है, क्या कुछ इशारा करता है क्या ये? जी बिल्कुल, देखिए बस्तर का जो समीकरण है, वहाँ के संसाधनों का जो बंटवारे का सिद्धांत है और जो सत्ता के लोग हैं और जो वहाँ का सामाजिक संस्कृति और उसका नेतृत्व है, इन सब के बीच देखिए एक आशंका तो ये हमेशा से व्याप्त रही है कि क्या बस्तर में जो विकास आएगा वो किस प्रकार का विकास होगा। जहाँ पर आपकी खदानें हैं वहीं पर जो है आदिवासी का घर भी है, वहीं पर उसके मवेशी चरते भी हैं, वहीं पर उसकी खेती भी है, वहीं पर उसके पुरखों की कब्रगाह है। तो मैंने अपने पिछले डिबेट में आपसे कहा था कि वहाँ की जो संस्कृति और वहाँ का जो वातावरण है ये बड़ा संवेदनशील है, क्योंकि 35 वर्षों का माओवादी आंदोलन यही बता के खड़ा किया गया कि अगर हम नहीं होंगे तो जो लोग होंगे वो आपको उजाड़ देंगे, आप उजाड़ दिए जाएंगे, आपसे आपकी जंगल ले लिया जाएगा, आपसे आपकी ज़मीन ले ली जाएगी, आपका जल ले लिया जाएगा और आप खुद के लोग आप विस्थापित कर दिए जाएंगे।
तो कहीं ना कहीं सरकार को पहले बात करके लोगों को इस बात पर विश्वास दिलाना होगा कि यहाँ जो विकास आएगा वो आपके हिसाब का होगा, वो आपके मनोवैज्ञानिक और आपकी सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार होगा। किसी भी तरीके से आपसे कोई चीज़ छीनी नहीं जाएगी, आपसे कोई चीज़ ज़बरदस्ती ले ली नहीं जाएगी, आपके लिए अवैध रूप से कोई काम खड़ा नहीं कर दिया जाएगा जो बाद में आपके नुकसान का कारण बने। तो ये आशंका जो विपक्ष और बाकी वहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अगर सामने रखते हैं, तो सरकार के लिए ये आवश्यक है कि इसको पहले स्वयं में वो इन विषय वस्तु को क्लियर कर दे, स्पष्ट कर दे कि जो अगला स्टेप होगा, जो आगे विकास की परिपाटी, विकास की धुरी होगी, उसकी संरचना इस प्रकार की होगी। तो विपक्ष भी कन्विंस होगा, वहाँ के लोग भी होंगे, बाकी स्टेक होल्डर भी होंगे, और पूरा देश, पूरा ऐसा संभव भी है क्या कि भाई खाली कराकर उद्योगों को दे दिया जाए? उसके लिए तो कई कानून बने हुए हैं, वही ग्राम पंचायत से पास होना है, बाकी प्रक्रिया है। परस्पर विरोधाभासी चीजें हैं। जो कांग्रेस कह रही थी कि 18 में कि बस्तर में एक पत्ता भी नहीं टूटने देगी, उसी कांग्रेस ने 11B की खदान जो है अडानी को दे दी। और आपको पता है वो नंदराज पहाड़ जिस पर जो है ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, आदिवासी उस पहाड़ की पूजा करते हैं, उसी पहाड़ को आपने एक औद्योगिक घराने को दे दिया और एक दिन में वहाँ पर 5200 पेड़ काट दिए गए। वो ऐसी मशीन से काटे गए जिस मशीन से पत्थर काटे जाते हैं। तो ये परस्पर विरोधाभासी है। मैंने आपसे कहा ना कि वहाँ के लोगों के बीच में ये भय है। मिथिलेश जी, एक बार प्रश्न करूंगा आपसे। जी जी ठीक। ये जो अडानी को दे दिया गया था, कब दिया गया था और किसके कार्यकाल में दिया गया था? नहीं, भूपेश बघेल वो तो बता रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ आपको, 19 का ही बता रहा हूँ आपको। जी, मेरा कहना यही है कि दोनों तरफ, एक तरफ सरकार है, एक तरफ विपक्ष है। वो कभी सरकार में थी, आज विपक्ष में है, आज के सरकार विपक्ष में थे। इनके बीच में बस्तर का जनमानस है, वहाँ की एक संस्कृति है। वो आपसे ये उम्मीद और ये आशा करती है कि आप उनकी आशंकाओं को आगे बढ़ के क्यों नहीं स्पष्ट करते। आप क्यों नहीं कह देते कि विकास ऐसा होगा, आइए हम डिबेट करें इस पर। ठीक है तौकर जी, आप ठोस विश्वास दिलाना पड़ेगा। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, नक्सली को खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये जो आशंकाएं हैं वो भी बलवती हो रही हैं कि भाई आखिर होगा क्या करेंगे आप लोग उसके बाद, और ऐसी चीजें ना करें जिससे कि और बाद में परेशानी बढ़े। देखिए वही उसी के तहत ही सबसे पहले हम देखिए, अगर नक्सलियों को सफाई की अगर हमारे फोर्स अभियान चला रही है तो साथ साथ नियत निर्धार योजना के तहत वहाँ कैंप करके वहाँ पर जो उनकी मूलभूत जो आवश्यकता है उसको वो पूर्ति कर रही है। क्योंकि इसके पहले वो समस्याएं जो बढ़ गई थी, एक विकराल रूप धारण कर ली थी, उसको लगभग नियत निर्धार योजना के तहत 5 किलोमीटर के दायरे में जहाँ कैंप लगता है उससे बल्कि बढ़ाकर हमारे माननीय जो केंद्रीय गृह मंत्री उन्होंने बढ़ाया 10 किलोमीटर के दायरे में कर दिया गया। तो ऐसे कई कैंप लगे जहाँ पर इसके कारण से वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा और उनके जो मूलभूत आवश्यकताएं, पानी हो तो ये अनाज हो, सबकी जो व्यवस्था है वो नियत निर्धार योजना के तहत की जा रही है। उसके अलावा भी जो सरेंडर कर रहे हैं नक्सली, उनके भी हमारी जो एक स्कीम है उसके तहत भी वो कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर वो सरेंडर कर रहे हैं, मूल धारा में आ रहे हैं, तो हम बिल्कुल उसको सरेंडर को बिल्कुल करने के बाद जो है उनको बाकायदा जो सुविधा उनको देना चाहिए था, जो वो चाहते हैं वो देने को तैयार है। इसी कारण से भी जो है नक्सली हमारे को जो है हमारी तरफ आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। जो छोड़ चढ़ के हमने पहले कहा था बुलेट छोड़िए और बैलेट पे विश्वास करिए, वही वो करते हुए नजर आ जो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास हमारी नीति उसमें भी स्पष्ट है कि अगर नहीं छोड़ोगे, बुलेट नहीं छोड़ोगे, तो हम आपका समूल नष्ट कर देंगे। और ये आपको ये भी बात क्लियर कर दूं कि जमीन की बात करते, आपने जो बात सही है, जमीन का मतलब होता है एरिया पे वो कब्जा करके बैठे, उसको सफाई की बात करें। हम उनकी जमीनों को बिल्कुल हम उसका जमीन जो है मुक्त कर देंगे, माननीय हमारे गृह मंत्री बोल रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि उस एरिया को हम मुक्त कर देंगे, नक्सली को क्षेत्र में जो एरिया एक कब्जा करके रखे थे, और लगभग हो भी गया है। आपने देखा कर्रेगुट्टा, बताइए 2019 में भी ये बता रहे हैं आप अडानी अंबानी जी का विरोध करते हैं। अब बताइए अडानी अंबानी का आप ही के 2019 में भूपेश बघेल ने उनको खदाने दी और एक तरफ विरोध करते हैं। ये बताया ना, ये दोगली नीति कांग्रेस की शुरू से रही है। एक तरफ चलते विरोध करते हैं और दूसरी तरफ अगर फायदा मिल जाता है तो उसको समर्थन करने के लिए बैठ भी जाते हैं। अब ये भरोसा दे रही है सरकार कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, इस भरोसे पे तो कायम। तौकीर जी, मैंने कहा कि अपन डिबेट में शब्दों का उपयोग करें। दोगला नीति क्या होता है? दोगला शब्द कौन से हिंदी भाषा पे पढ़ के आप लोग आते हैं?
अरे आप ही लोग करते हैं, हरकत करते हैं। दोगला का मतलब ही होता है जो आदमी अपनी अपनी भाषा अपनी जबान से निकल के दो काम करता है, एक काम नहीं करता, बोलता कुछ है करता कुछ है। दो मुंह साहब की तरह कार्य कर रहे हैं। आप अपने शब्दों को थोपने आते हैं। नहीं आपका जैसा नहीं बोलता साहब, आप तो सीधा सीधा आतंकवादी बोल देते हैं, तो आपके जैसा तो नहीं बोलता ना मैं, आपके ऐसा तो नहीं बोलता। हाँ तो आपको आप मेरे को शब्दों का मेरे को मत बताइए कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। चलिए पहले आप अपनी नीति स्पष्ट कर लीजिए, आप नक्सलियों के साथ हैं या नक्सलियों के विरोध में, बता दीजिए। केंद्र सरकार ही खनिजों का ऑप्शन करती है, चाहे कोल का करे, चाहे पहाड़ का करे, चाहे किसी भी खनिज का करे। अब केंद्र सरकार पे आ गए और भूपेश बघेल जी जब खदान का समर्थन करे थे तो साइन तो प्रदेश सरकार को करना पड़ता है ना, प्रदेश के मुखिया को, तो करा तो भूपेश बघेल ने था भाई। और अब तो वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी सफाई देते साहब। यही है, ये दोगला मतलब यही होता है कि दो मुंह में सांप की जैसा आप इधर से डसेंगे और उधर से डसेंगे, लेकिन डसेंगे और जहर ही उगलेंगे। उसके अलावा आपकी कोई संस्कार और संस्कृति नहीं है, सिर्फ देश का बंटवारा करना, देश को खोखला करना और अपनी जेबें भरना। उसके लिए भले जाके चाइना की गोद में जाके चंदा लेने बैठ जाए आपके सोनिया जैसी मम्मी और शहजादे, तो चल जाए। चलिए विषय काफी गंभीर है, हम करा के उनको वापस किया गया। तो जमीन वापसी का पैमाना ये होता है कि जब जंगल जमीन पर आदिवासी भाइयों का शासन हो और बस्तर को आप मुक्त नक्सल मुक्त कराइए। पूरा देश आपके साथ है, कांग्रेस भी आपके साथ है, लेकिन बस्तर कोई बड़े चुंगल में चला जाए, किसी और के लिए आप लाल एक तरफ लाल ठीक है खात्मा हो और ये क्या चुंगल में जाने वाली चीजें हो सकती हैं क्या? मिश्रा जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि बस्तर को समझना है तो बस्तर के लोगों को समझना होगा, बस्तर के विकास को समझना है तो बस्तर के लोगों को। आपने कितने साल शासन किया समझ के जरा ये बता दीजिए भाई। ठीक है चलिए बताइए ना, आप कितने साल शासन करे? लगभग 70 साल आपका शासन रहा। ठीक है, आ गई बात, आ गई बात। 2019 से अभी जो फैक्ट्रियां पकड़ाई हैं हथियारों की, तो आप ये बताइए हथियारों की फैक्ट्री कब बनी? अभी वो जो पुलिस बता रही है कि लगभग 4-5 साल पहले से वो फैक्ट्रियां बनाई गई थी। आपने क्या कार्रवाई करी? आप तो कार्रवाई कर ही नहीं सकते, शासन आपका था, फैक्ट्रियां बना दी हथियारों की। अब अंदाज लगा लीजिए, और वहां पर पोषित होते रहे नक्सली। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूँ, अर्बन नक्सल को गोद में बैठा के रखे रहे भूपेश बघेल जी। ये आशंका कार्रवाई होगा, आगे दोनों पक्षों की बात आ गई है। अब ठीक है, हमें इस बात का गर्व है, आपने नहीं करी, आपने पोषित किया, तो ये दोगलापन आपका दिखाता है, ये दुमुहापन दिखाता है। चलिए विषय पर रहते हैं आगे। अब आप सकारात्मक पक्ष पे, सकारात्मक कर दिए। बस्तर के लोग नक्सलवाद में भर्ती होना बंद कर दिए। बस्तर के लोगों ने नक्सलवाद को छोड़ दिया। 5 साल में हुआ। 15 साल का इतिहास पढ़िए आपको। ठीक है, 15 साल का इतिहास हो गया मेरे को। 15 साल का इतिहास नक्सली समाप्त हमने किया था, डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था, उनके शासन में किया था। हमने क्या किया? अरे मैंने पहले ही कहा, फिर से कहता हूँ, माओवादियों को पोषित करने वाले आप हैं, आपकी सरकार है, आपके कांग्रेस के नेता लीडर बड़े बड़े लोग हैं, और दूसरी तरफ से बोलते हैं कि हम विरोध में बैठे। ये दिखता है। आपके शहजादे जो है आज क्या करे, आज जाके उसी नक्सली समर्थन अब हो गई बात, आ गई आप लोगों की दोनों की बात आ गई है। तेलंगाना उसके साथ चलिए एक एक्सपर्ट व्यू सुन लीजिए, पहाड़ियों से। तो ये क्या दिखाता है? ये आप अपने मित्रों को खुश करने के लिए आ गई बात, आ गई। चलिए मिथिलेश जी, और हमारे आखिरी टिप्पणी चलिए आखिरी टिप्पणी मिथिलेश जी, क्या ये जो आशंकाएं हैं वो निर्मूल साबित होंगी? और जैसा कि तौकीर जी बता रहे हैं कि अब आगे का प्लान जो है वो काफ़ी सुखद विकास की ओर रास्ता खोलता है। देखिए मैं आपसे फिर से वही बात कह रहा हूँ कि जब तक विकास के रास्ते में आप वहाँ के स्थानीय नेतृत्व से, समाज के लोगों से, स्थानीय लोगों से, वहाँ के बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों से, बाकी भाई बहनों से बात नहीं करेंगे, उनको अपने विश्वास में नहीं लेंगे, ये एक तरफा कार्रवाई मानी जाएगी। एक तरफा आपने विकास की अवधारणाओं में जो नया रायपुर विकसित किया है, क्या वही अवधारणा बस्तर में जाएगी और नया बस्तर बन जाएगा वो? तो ये अवधारणाएं जो है व्यक्ति और स्थान विशेष, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के मनोविज्ञान, वहाँ की परंपराओं के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको बस्तर के अनुसार, बस्तर के लोगों के अनुसार विकास करना होगा। अगर वो किसी बड़े औद्योगिक घराने या बहुत सारे घरानों का फीडिंग ग्राउंड बन जाता है तो निश्चय रूप से ये एक आपत्तिजनक स्थिति होगी
तब जबकि वहां के व्यक्ति ने उस विकास की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया है, तो निरंतर उसका विरोध होगा और माओवाद फिर जन्म लेगा, क्योंकि उनने यही अवधारणाएं स्पष्ट करके लोगों के बीच में रखी है कि जब हम नहीं होंगे तब बहुराष्ट्रीय कंपनियां होगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिनिधि कौन होंगी? ये सरकार होगी। ये सरकार के प्रतिनिधि कौन होंगे? पुलिस वाले होंगे जो आपको मारेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इन सारी आशंकाओं को आपको निर्मूल करते हुए आगे बढ़ना होगा। जमीन पर इन आशंकाओं का ही निराकरण करना है। तो अगर सरकार ये कह रही है कि जमीन खाली कराएंगे, तो उनको ये बताना होगा कि जमीन खाली कराने का अर्थ जो है माओवादी सामरिक व्यवस्था को खत्म करना, आपके अंदर के डर को खत्म करना और आपको एक सामाजिक सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराना है, ना कि बहुत सारी औद्योगिक घरानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने का एक केंद्र विकसित करना। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और आदिवासी जैसे हैं और जैसे रहते हैं कुछ उसी अंदाज में उन्हें विकसित करना होगा। एकदम से औद्योगिकरण की राह पर चलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें समय के गर्भ में हैं, समय इसका जवाब देगा। हम इंतज़ार करेंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मिथिलेश जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तौकीर रजा जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और अभय नारायण जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद सर। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोगों से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।